अगर आप लैरावेल में सिर्फ क्रड यूज कर रहे हो और बेसिक चीजें यूज कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि लार्ज आईटी कंपनी में लैरावेल का प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से मल्टीपल डैशबोर्ड को हैंडल किया जाता है और किस तरीके से सिक्योरिटी पे काम किया जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि लार्ज लैरावेल प्रोजेक्ट का रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और किस तरीके से क्लीन और स्केबल कोड लिखा जाता है और आर्किटेक्चर को स्केबल कैसे बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, लैरावेल में एआई को कहां और कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, जो लैरावेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हमारा कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर में हम सारे लॉजिक लगाते हैं और हमारे जो मॉडल होता है वहां से हम क्वेरी को पास कराते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये ब्लेड और एपीआई जो होती है उसे हम रिटर्न कराते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों वो बिल्कुल ही अलग होती है। उसमें जो कंट्रोलर का रोल होता है उसमें हम सिर्फ रिक्वेस्ट को पास कराते हैं। इसके बाद दोस्तों जो बिजनेस लॉजिक होते हैं वो अलग से हैंडल हो रहे होते हैं और दोस्तों जो जो डाटाबेस के जो लॉजिक होते हैं वो भी अलग से हैंडल हो रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एक लार्ज प्रोजेक्ट में आपका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर आपका रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। साथ ही दोस्तों अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस आपका रिस्पॉन्स लॉजिक लगाता है। इसके बाद दोस्तों रेपोजिटरी की बात करें तो दोस्तों रेपोजिटरी जो होती है वो आपका डाटा क्वेरी को हैंडल करती है। इसके बाद दोस्तों एक हमारा आता है मॉडल। मॉडल हमारे डाटाबेस का सारा स्ट्रक्चर को लेता है। इसके बाद दोस्तों एक होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या करता है, आपका वैलिडेशन बनाता है। फिर दोस्तों इसके बाद मेन आता है, लास्ट में आता है हमारा रिसोर्सेज, जो कि एपीआई रिस्पॉन्स को की फॉर्मेटिंग बनाते हैं, यानी कि जो एपीआई होती है उसकी रिस्पॉन्स की फॉर्मेटिंग बनाता है। तो दोस्तों अगर हम इसका एग्जाम्पल फ्लो समझे तो वो क्या हो जाता है, हमारा सबसे पहले हमारा आता है यूजर रिक्वेस्ट, उसके बाद हमारा आता है कंट्रोलर, उसके बाद आता है हमारा सर्विसेज और उसके बाद हमारा आता है रेपोजिटरी और फिर डाटा बेस क्वेरी और उसके बाद दोस्तों लास्ट में रिस्पॉन्स होता है। अब आते हैं दोस्तों सर्विस लेयर में। दोस्तों ये जो सर्विस लेयर है, सारा असली जो गेम होता है वो इसी में होता है। यानी कि जो आपके जो लॉजिक होते हैं, जो बिजनेस लॉजिक होते हैं, वो सर्विस में ही लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपके जो रीयूजेबल फंक्शन होते हैं वो भी आपका सर्विस में आते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो होता है वो भी आपका सर्विस में ही आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम किसी यूजर को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन के बाद फिर डाटा सेव होता है, डाटा सेव के बाद ईमेल सेंड होती है, नोटिफिकेशन होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कंट्रोलर में नहीं लिखा जाता है, इन सब को हम सर्विस लेयर में ही बनाते हैं और वो अलग ही जगह सर्विस लेयर में स्टोर होता है। अब आते हैं रेपोजिटरी लेयर पे। दोस्तों रेपोजिटरी का जो काम होता है वो सिर्फ डाटाबेस से डील करने के लिए होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका कोड जो है वो बिल्कुल ही क्लीन होता है। इसके बाद डाटाबेस में जो भी चेंज होते हैं उसमें लॉजिक इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अगर हम मल्टीपल डैशबोर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हमारे मल्टीपल डैशबोर्ड होते हैं। जैसे कि उसमें हमारा एडमिन होता है, हमारा सब एडमिन भी होता है, उसके बाद यूजर भी होता है और काउंसलर भी होता है। तो ऐसे जब हमारे पास मल्टीपल डैशबोर्ड होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें जो हमारा रोल बेस्ड होता है वो मिडलवेयर होता है। जो हमारा जो रोल बेस्ड होगा उसको मिडलवेयर में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेपरेट जो कंट्रोलर होते हैं उनके सारे के सेपरेट कंट्रोलर हम बनाते हैं। जितने भी हमारे डैशबोर्ड होते हैं उनके हम सेपरेट सेपरेट कंट्रोलर बनाते हैं। और जो हमारी जो सर्विसेज होती है दोस्तों वो शेयर्ड होती है, यानी कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसको हम कॉमन बनाते हैं और वो हमारे हर डैशबोर्ड में शेयर्ड होती है। तो मल्टीपल जो डैशबोर्ड होते हैं तो उसमें हम इस तरीके का आर्किटेक्चर यूज करते हैं। दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस और स्केबल की बात करें तो दोस्तों जो लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं तो लार्ज प्रोजेक्ट में क्यू सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे आपका मेल हो गया या वीडियो हो गया या जितने भी बड़े टास्क है उसको हम क्यू सिस्टम में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों उसमें कैशिंग भी होती है, जो हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कैशिंग पे यूज करते हैं ताकि एक बार लोड होने का वो कैशिंग पे चली जाती है। उसके बाद दोस्तों कैशिंग के बाद हम डाटाबेस को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें बिना आर्किटेक्चर के पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमें अपने प्रोजेक्ट पे एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर की नीड होती है। अब आते हैं एआई का रियल यूज। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एआई को कहाँ यूज करना होता है। दोस्तों जैसे हमारे जो
कोड स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हम कोड को जनरेट करने के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एआई से हम बॉयलर प्लेट सर्विसेज, रेपोजिटरी वगैरह ये सब हम एआई से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, तो वहाँ पे भी हम एआई को यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स सिक्वल हो गए या फिर हमारा जो इस तरीके की चीजें जो होती है, यहाँ पे हम एआई को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों डीबगिंग में भी हमें एआई की बहुत ही ज्यादा नीड होती है। जैसे हमारे जो कुछ एरर होते हैं, बहुत तरह के एरर होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं, तो वहां पे आप एआई की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप एआई को यूज कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, एआई को आप जहां पे आपकी नीड है वहां पे यूज करो, हर जगह एआई को यूज नहीं करना है। और एआई से जो भी आपको कोड मिलता है उसको समझ के यूज करना है। और आप एआई को डिसीजन मेकर मत बनाओ, आप एआई से सिर्फ सजेशन लो, डिसीजन मेकर आप खुद बनो। एआई आपको जो भी चीज देगा आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से यूज करो। पहले उसको समझो और उसको देखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही उसको यूज करो। और एआई से आप सिर्फ और सिर्फ आप एक सजेशन ले सकते हो। सजेशन समझ में आता है तो आप एआई यूज करो, नहीं आता है तो आप रीयूज अपना प्रॉम्प्ट लिखो, लेकिन एक सजेशन के तौर पे। मैं आपको डिसीजन मेकर बनने के लिए कहूंगा तो वो सिर्फ आपका ही होगा, एआई का नहीं। एआई को डिसीजन मेकर ना बनाए। दोस्तों मैंने भी काफी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिसमें मल्टीपल डैशबोर्ड होते थे, और उसको मैं मैनेज इसी स्ट्रक्चर से किया है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर हम आर्किटेक्चर अपना स्मूथ नहीं रखेंगे, प्रोफेशनल नहीं रखेंगे, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं इसी आर्किटेक्चर से अपने जो भी प्रोजेक्ट मल्टीपल डैशबोर्ड के बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं और क्लाइंट काफी हैप्पी भी है उन प्रोजेक्ट के साथ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन्हीं आर्किटेक्चर को यूज करें, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप फ्रीलांसर हो या चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो। तो दोस्तों आप इस आर्किटेक्चर को यूज करो। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में, आपको ऐसा लगेगा मैं पहले ही ठीक कर रहा था, बट दोस्तों जैसे जैसे आपकी फ्लुएंट इसमें बनती जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपका काम और इजी होगा, आपका कोड क्लीन होगा, आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। तो अपने आप की जो फ्लुएंट है वो आप ऐसे आर्किटेक्चर में बनाओ जो कि आपको किसी भी बड़ी आईटी कंपनी में जाओगे तो आपका कोड देख के ही एक सीनियर आपके कोड से ही आपका की रेटिंग दे देगा कि आप किस लेवल के डेवलपर हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हो दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।